हेलो नमस्कार साथियों, स्टडी 91 में पुनः मैं एक बार नितिन मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्लीज आज हम लोग इन्वायरमेंटल स्टडीज के बहुत ही रोमांचक टॉपिक यानी 18 नवंबर 2018 को जो आपका पेपर हुआ था उससे संबंधित संपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, अपने दोस्तों तक वीडियो को फैला देंगे ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छी चीजें और इंपॉर्टेंट चीजें मिल सके। तो देखिए, आप सभी को पता होगा कि हम लोगों ने 2011, 2013, 14, 15, 16, 16, 17, 18 पर आ गए। अब नेक्स्ट एक प्रीवियस ईयर का मतलब पेपर सेट आपका बचेगा और वह बचेगा कब का? 2019 का। तो हम लोग 2019 को भी आपको अगले दिन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करके आइए और अब देखते हैं आज के सेशन में कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि क्वेश्चन कह रहा है कि रेड डाटा बुक, क्या रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? देखिए, मैं लगातार इस प्रश्न को आपको बताते चला रहा था और वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया है कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो नदियों में प्रदूषण से, घटता भूगर्भ जल स्तर से, विलुप्त के करीब जीवों से या वायु प्रदूषण से। तो आपको बताना होगा कि रेड डाटा बुक किससे संबंधित है। तो साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा या क्वेश्चन बनता भी है। तो रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित है और इसको कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लेने का प्रयास करिएगा। क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से लेने का प्रयास करेगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि निम्न में से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है साथियों। यह पॉलिटी का क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही समझदार क्वेश्चन है। M पतंजलि शास्त्री, मेहरचंद्र महाजन, हीरालाल जेकानिया या SR दास। तो आपको बताना होगा कि ऐसा वह कौन सा व्यक्ति है जो भारत का प्रथम न्यायाधीश था। तो देखिए साथियों, 26 जनवरी 1950, कब? 26 जनवरी 1950 से 9 नवंबर 1951 तक हीरालाल जेकानिया भारत के क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे और इसीलिए हीरालाल जेकानिया को भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कहा जाता है। तो इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पॉलिटिक्स से और क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1974 में क्या हुआ था? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किसकी? सुप्रीम, एक मिनट, 1974 में किसकी स्थापना की गई थी साथियों? तो 1974 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। कब? 1974 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1974 में। और उसके न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजाह इम्पे। कौन? एलिजाह इम्पे। अगर पूछे कि कलकत्ता में स्थित सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो एलिजाह इम्पे थे। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास किस पर हुआ है? उत्तरी ध्रुव पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, भूमध्य रेखा पर, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आइए हम सबको पहले बना लेते हैं। ये रहा उत्तरी ध्रुव, ये रहा दक्षिणी ध्रुव और ये रही भूमध्य रेखा। अच्छा, भूमध्य रेखा थोड़ा अंदर होगी भैया। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। तो आप अब बता सकते हैं कि, जल्दी से बता सकते हैं साथियों कि ओजोन परत का अधिकतम क्षरण किस पर हुआ है? तो आपको पता होना चाहिए दक्षिणी ध्रुव के पास। कहां पर? दक्षिणी ध्रुव के पास। ऐसा माना जा रहा है कि ओजोन परत में छिद्र हो गया है और सबसे ज्यादा क्षरण वहीं पर होता है और वहां से क्या होती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणें आराम से धरातल पर पहुंच रही हैं और जिसके कारण त्वचा कैंसर की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। तो कहां पर? दक्षिणी ध्रुव पर। कहां पर भैया? दक्षिणी ध्रुव पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आप सभी का। तो चलिए
क्या क्वेश्चन है, जल्दी से बता सकते हैं कि ओजोन परत का अधिकतम हास्य किस पर हुआ है? तो ओजोन परत का अधिकतम हास्य कहां हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। कहां हुआ है, किस ध्रुव पर हुआ है? दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। जल्दी से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीना माता रोग, समझिएगा, नीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए नीना माता रोग, पहली बात तो समझिएगा मछली खाने से होता है। तो कौन सी मछली खाने से होता है? जिसमें आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा हो, पारा की मात्रा ज्यादा हो, कैडमियम की मात्रा ज्यादा हो, या उपर्युक्त सभी की मात्रा ज्यादा हो। तो जल्दी से बताइए कि नीना माता रोग किस कारण होता है? नीना माता रोग के बारे में प्रश्न पूछा भैया कि नीना माता रोग कौन सी मछली के खाने से होता है? जल्दी बताइए। हाँ, तो देखिए नीना माता रोग उस मछली को खाने से होता है जिसमें पारा की मात्रा क्या हो? ज्यादा हो। किसकी मात्रा? Hg, पारा की मात्रा ज्यादा हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या है कि भारत में पेल्किन पक्षी प्रजनन करते, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया कि भारत में पेल्किन पक्षी प्रजनन करते हैं कहां कहां? नेलापट्ट में, कुंथनुकुलम में, कोक्कोरवेलूर में, या उपर्युक्त सभी में। तो भारत में पेलिकन पक्षी कहां प्रजनन करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में जो पेलिकन पक्षी हैं वह नेलापट्टम, कुंथुनकुलम और कोक्कोरवेलूर, इन तीनों जगह प्रजनन करते हैं। इसलिए इसका सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। क्या होगा? उपर्युक्त सभी। बहुत ही शानदार तरीके से सेशन को आगे बढ़ाते रहिए। चलिए अब हम लोग बात करेंगे आज के सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 घास स्थल कहां पाया जाता है? बताइए, आपके भारत से संबंधित प्रश्न है। जल्दी से बताइए, ज्योग्राफी का बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि 16 घास स्थल कहां पाया जाता है? पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में, हिमाचल में, या विंध्याचल में? तो जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर करके बताएंगे कि 16 घास स्थल कहां पाया जाता है। देखिए यह भारत के पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां? पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं सर? पश्चिमी घाट के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। क्या? 16 घास स्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्व, जो तत्व हैं वह भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भौम जल से भैया जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, या नाभिकीय ऊर्जा? तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए क्या इसका सही जवाब है? तप्त, तत्व नहीं होगा भैया, यहां तप्त होना चाहिए, यही तो गड़बड़ा रहा है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त का मतलब ऐसा जल जो अंदर पृथ्वी पर क्या हो? पृथ्वी के अंदर गर्म जल हो, यानी तप्त भौम जल उसको कहा जाता है। वहां से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वहां से तो भैया भूतापीय ऊर्जा ही तो प्राप्त होगी ना। जल विद्युत ऊर्जा तो कहां मिलती है? जहां से जल से विद्युत बनाए जाते हैं। सौर ऊर्जा दूसरी हो गई, नाभिकीय ऊर्जा दूसरी हो गई। तो ऐसा जल जो पृथ्वी के अंदर गर्म अवस्था में है, तो वहां से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी? तो वहां से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होगी। कौन सी ऊर्जा प्राप्त होगी? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होगी। यह भी क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए शानदार क्वेश्चन है, वाह, यह क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है। प्लीज एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। और पुनः आप सभी के लिए बताना चाहता हूं कि स्टडी 91 आप सभी के लिए लाया है बहुत ही शानदार पाठशाला बैच। आप लोग पाठशाला बैच को क्या कर सकते हैं?
ज्वाइन कर सकते हैं और पाठशाला बैच को ज्वाइन करके आप अपनी सफलता को, टेट की सफलता को क्या कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं बहुत ही न्यूनतम फीस में। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? ऐसे जीव जो अपशिष्ट उत्पाद, सड़े गले जीव जंतु, पत्तियां, पेड़ पौधों को खाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी, मांस भक्षी, शाक भक्षी या रसायन भक्षी। भैया शाक भक्षी को शाकाहारी कहा जाता है और यह क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। शाक भक्षी को शाकाहारी कहा जाता है और यह क्या होता है? प्राथमिक उपभोक्ता होता है। मांस भक्षी को मांसाहारी कहा जाता है, प्राथमिक द्वितीयक दोनों उपभोक्ता, द्वितीयक और तृतीयक दोनों उपभोक्ता होते हैं। ये होते हैं मृतक भक्षी। और मृतक भक्षी को अपघटनकर्ता भी कहा जाता है। क्या? अपघटनकर्ता भी कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से क्या आएगा? गिद्ध आएगा, और क्या आएगा? कवक आएगा, और क्या आएगा? जीवाणु आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? भैया प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे किसको सोख लेते हैं? हीलियम को, नाइट्रोजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को या ऑक्सीजन को? तो आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण में पौधे किसको लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, मतलब जल को, हाइड्रोक्साइड को, प्लस किसको लेते हैं? सनलाइट को लेते हैं। और उसके पास क्या उपस्थित होते हैं? हरे पौधों के पास क्लोरोफिल उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो आप क्या बताएंगे? किसको सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। किसको सोख लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। बहुत ही शानदार, लाजवाब, जबरदस्त क्वेश्चन है, आप खुद देख सकते हैं। चलिए आइए हम लोग इसमें आगे बढ़ते चलते हैं। आगे बढ़ते हुए इसमें हम चलते रहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। चलिए अब क्या पूछ रहा है? वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहां स्थित है? अभी आपने एक देखा होगा WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का मुख्यालय कहां स्थित था? ग्लैंड में। ग्लैंड कहां है? स्विट्जरलैंड में। और अब पूछ रहा है कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां स्थित है? नई दिल्ली, कोयम्बटूर, अहमदाबाद या देहरादून? जल्दी से बताइए, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां स्थित है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मतलब वन्य जीव संस्थान, इसकी हिंदी भी देख लो भैया। अगर ये न पूछे और पूछ ले वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव संस्थान, तो वन्य जीव संस्थान कहां स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए। वन्य जीव संस्थान स्थित है कहां पर? देहरादून में। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी वर्ल्ड जीव संस्थान कहां स्थित है? तो वर्ल्ड जीव संस्थान स्थित है कहां पर? आपके उत्तराखंड में, देहरादून में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है, चलिए, और एक शब्द असमान है। असमान शब्द का चयन कीजिए। उपेक्षा, निंदा, अजीब, बदनाम। ये तो आप खुद बताओगे, खुद हिंदी के अच्छे खासे जानकार होगे। इसमें से 3 शब्द एक रूप में कहीं ना कहीं समान है। तो कौन कौन से समान है भैया? उपेक्षा, निंदा और बदनाम, ये तीनों समान है। तो असमान क्या है? तो असमान है अजीब। देखो आप लोग क्या करते ना कि समझते नहीं हैं, बिना समझ बूझ के रट के जवाब देते हैं भैया। क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बड़े शानदार, सुपर डुपर आते हैं, बड़े स्टैंडर्ड के भी नहीं आते हैं, ऐसे आते हैं जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए और आपको पता होता भी है, फिर भी आप लोग एग्जाम के प्रेशर में गलत कर देते हैं क्वेश्चंस को। चलिए, एमएस स्वामीनाथन एक क्या है? पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, पारिस्थितिकीय वैज्ञानिक थे या पक्षी वैज्ञानिक थे? तो आपको पता होगा भैया कि एमएस स्वामीनाथन, क्या एमएस स्वामीनाथन
एक कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे? एक कृषि वैज्ञानिक थे और उन्हीं की देन से भारत में हरित क्रांति का उद्भव हुआ। और भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को भारत में। और अगर वैश्विक स्तर पर बात करें, विश्व स्तर पर बात करें, तो नॉर्मन ई बोरलॉग को, किसको? नॉर्मन ई बोरलॉग को क्या कहा जाता है? हरित क्रांति का जनक। और भारत में एम एस स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति में एम एस स्वामीनाथन क्या माने जाएंगे? कृषि वैज्ञानिक थे। एम एस स्वामीनाथन क्या थे? तो एम एस स्वामीनाथन एक क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे। क्या थे भैया? कृषि वैज्ञानिक थे। चलिए भैया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? यानी आपका 111 या 11 जो भी आप समझे हैं, कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। देखो कितना सस्ता क्वेश्चन है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आइए देख लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून या 11 जुलाई। जवाब दो कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताएंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून 1972 को पूरे दुनिया में पहली बार पर्यावरण संरक्षण के लिए स्टॉकहोम सम्मेलन आयोजित किया गया था। कौन? स्टॉकहोम सम्मेलन। और उसी के आधार पर प्रत्येक वर्ष 5 जून को पूरे दुनिया में क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं भैया। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस गैस के, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। आप लोग देखेंगे तो घुमा फिरा कर सारे क्वेश्चन वही आ रहे हैं, इसलिए आपको बहुत ही शानदार तरीके से, अगर आपने, मैं उम्मीद से ही कहूंगा कि अगर आपने प्रीवियस ईयर के सॉल्व को मेरे कर लिया तो आप कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो मेरे सॉल्व से पा जाएंगे, पुराने ईयर्स के पेपरों के सॉल्व कराने से पा जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कि किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो ऐसी वह कौन सी गैस है जो पानी में घुल जाती है तो पानी को अम्लीय बना देती है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड N2O3, कार्बन डाइऑक्साइड CO3, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। तो आपको बताना होगा ऐसी वह कौन सी गैस है। तो ऐसी गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड है। कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड है, जो पानी में घुलने से पानी को अम्लीय बना देती है, या वर्षा के बूंदों में मिल जाने से पानी को क्या बना देती है? अम्लीय बना देती है। तो ऐसी गैस का क्या नाम है? सल्फर डाइऑक्साइड। आप लोगों ने H2O, अच्छा H2O होगा, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? आपको बताना होगा कि 1984 में जो मध्य प्रदेश में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था वह किस गैस के रिसाव से हुआ था? यही गैस थी भैया मिथाइल आइसोसाइनाइड, और बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई थी। तो कौन? मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NCO। हो सकता है कभी पूरा नाम ना देकर के ये दे दे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यह क्या है? मिथाइल आइसोसाइनाइड है, जिसके रिसाव के वजह से भोपाल में बहुत बड़ी त्रासदी आ गई थी, लोग घुट घुट के मर रहे थे साथियों। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी को नहीं भूलना है। तो वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? तो भैया
क्या एकदम हलवा है यार, हलवा। तो बता दो कि जो पीने के लिए सुरक्षित पानी होता है उसको क्या कहते हैं? नल का पानी, ताजा जल, आशुद्ध जल या पीने योग्य पानी। तो जो पीने के लिए सुरक्षित पानी होता है ना, तो उसको क्या कहेंगे? पीने योग्य ही तो पानी कहेंगे। देखा होगा टैंकरों में लिखा होता है ना पीने योग्य पानी। और आपको बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर संपूर्ण जल में कितने परसेंट? 0.65% ही पीने योग्य पानी है। पीने योग्य पानी कितना है? 0.65%। ये बड़ा शानदार है। तो देख लो 0.65% पीने योग्य पानी, मात्र 0.65% हमारी पृथ्वी पर। तो जो पीने के लिए सुरक्षित पानी होता है ना, उसको पीने योग्य पानी कहा जाता है। जो पीने के लिए सुरक्षित पानी होता है उसको पीने योग्य पानी कहा जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई भैया देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, लेकिन आंसर आप सबको पता होगा। पहले आइए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। वाह! इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वनस्पतिक नाम ओसियम सैक्टम है। क्या है? ओसियम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो बता दो भैया। धनिया, अजवाइन का फूल, रोजमेरी या तुलसी? तो भैया औषधीय गुण हिंदू धर्म में महत्व किसका है? तुलसी का। यार इतना तो यार एकदम आंख बंद करके भी टिक लगा दोगे ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा सर बड़े हार्ड क्वेश्चन। नहीं भैया, बड़े शानदार क्वेश्चन आते हैं। बस थोड़ी सी आपको क्या सोच आपके पास अच्छी खासी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए चीजों को आगे लेते हैं। चलिए देखिए यहां पर क्या ना आपको परेशान कर दिया। अभी तक क्वेश्चन पूछ रहा था कि जैव ईंधन किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, बायोडीजल किस पौधे से प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ा कुछ आगे ऐड कर दिया ताकि आप परेशान हो जाएंगे। क्या पूछा है? यूफॉर्बिएसी फैमिली, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो देखिए जेट्रोफा जो होता है साथियों, वह यूफॉर्बिएसी फैमिली का ही होता है। किस फैमिली का होता है? यूफॉर्बिएसी फैमिली। और आपको पता होना चाहिए, पता था, आप पहले भी 3-4 क्वेश्चन जेट्रोफा पर कर चुके हैं। जेट्रोफा और कराकर क्या कि कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करती है? तो एक ही पौधा इसमें से कौन सा? देख लो, जेट्रोफा। हो सकता है आप लोग अपने आसपास उन वृक्षों को लगे हुए भी पाएंगे। तालाबों के किनारे गवर्नमेंट लगवा रही थी, कुछ जो खाली मैदान थे, मतलब मैदानी भाग जो खाली पड़े थे वहां भी लगवा रही थी। तो जेट्रोफा है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। अब इसका आंसर आपको खुद बताना होगा। एक बार सभी लोग शेयर करेंगे दमदारी से, अच्छे से अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इसका जवाब देंगे। जल्दी से दीजिए भैया जवाब। देख लेते हैं क्या जवाब आ रहा है। जल्दी से बताएं। देखिए क्या है कि मानव गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन करने के लिए जिम्मेदार हैं वह क्या है? वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसॉल कैन का उपयोग, उपयुक्त सभी। तो सभी होगा भैया, ये तो सभी होगा ना। ये मानवीय गतिविधियां हैं जिससे पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन संभव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? लीजिए ये वही लगातार हम लोग जब से पढ़ते चले आ रहे हैं, तो पूछ लिया किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। आपको वर्णक बताना है। क्या? कैरोटीनॉयड, लाइकोपीन, एंथोसायनिन और क्लोरोफिल। तो आप सबको पता होगा कि क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल क्या एक प्रकार का वर्णक है जिसमें क्या होते हैं? पौधे हरे होते हैं। ये लाइकोपीन कहां पाया जाता है? टमाटर में। और इसी का टमाटर आपके अच्छे अच्छे दिखते हैं, लाल पीले दिखते हैं। तो क्या लाइकोपीन कहां होता है? टमाटर में पाया जाता है। तो पौधे किस कारण हरे होते हैं? तो पौधे हरे होते हैं
क्लोरोफिल के कारण। किस कारण पौधे हरे होते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण पौधे हरे होते हैं। क्लोरोफिल एक वर्धक है जो भोजन बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड। चलिए बेटा पॉलिटी का क्वेश्चन बता दीजिए कि भारतीय संविधान में विधि का शासन कहां से लिया गया है? कौन सा शासन? विधि का शासन। कहां से लिया गया? ये सबको पता होगा, इंग्लैंड से ही लिया गया ना। इंग्लैंड से ही तो संसदीय व्यवस्था ली गई है, इंग्लैंड से इसको भी लिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग जवाब देते हैं। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन। पहली बात तो ये क्लियर कर लेना, ये प्रोपेन और एथेन दो ग्रीन हाउस गैसें नहीं है। सबसे अधिक मात्रा में कौन उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन उपस्थित है? कार्बन डाइऑक्साइड। बड़ा शानदार और धमाकेदार क्वेश्चन है, बट आपको परेशान नहीं होना है, आराम से शानदार तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चले जाना है। तो कौन सी ऐसी गैस? अच्छा, ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है? तो आप देख लो, कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, मीथेन इंपॉर्टेंट है, और क्या इंपॉर्टेंट है भैया? और नाइट्रस ऑक्साइड इंपॉर्टेंट है, और CFC इंपॉर्टेंट है। ये कई बार मैं आपको लगातार बताते चला रहा हूं, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए बता रहा हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आप लोग जवाब देते रहिए और मैं थोड़ा सा देखता हूं। जल्दी से बताइए। कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? उत्पादक, अपघटन, उपभोक्ता। अपघटन, उपभोक्ता, उत्पादक। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। देखिए भैया, ऊर्जा का प्रवाह कैसे चलता है? सबसे पहले पौधे। पौधे क्या हैं? उत्पादक। पौधों को जीव जंतु, पौधों को कौन खाता है? जीव जंतु। जीव जंतु क्या होंगे? उपभोक्ता। और पौधों और जीव जंतु को दोनों को खाने वाला क्या होता है? अपघटक। कौन होता है? माफ कीजिएगा, अपघटक होता है। तो अब आप आंसर खुद बता लोगे, अपघटक। अच्छा देखिए, पौधों को कौन खाएगा? मान लीजिए कुत्ते, बिल्ली, हाथी से और गाय, बकरी। गाय बकरी को मर जाता है, गाय बकरी मर जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसको कौन मिट्टी में मिलाता है? तो अपघटक ही तो मिलाते हैं। कवक, शैवाल, जीवाणु, कवक और जीवाणु तो मिलाते हैं ना, तो उसको अपघटक। तो क्या होगा? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ऐसे ऊर्जा होती है। और आपको पता होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में सिर्फ 10% ऊर्जा ही बाहर जाती है, और इसको नियम दिया था लिंडेमान ने, इसलिए इसको लिंडेमान का नियम भी कहते हैं कि 10%। अगर यहां पर मान लीजिए 100% है, मतलब 100 है, 100 कैलोरी मान लीजिए यहां है, तो यहां पर कितना मिलेगी? 10 कैलोरी। और यहां कितना मिलेगी? 1 कैलोरी। तो इसका सी विकल्प बिल्कुल, यानी थर्ड विकल्प बिल्कुल सही होगा। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ऊर्जा तो भाई वहीं से जाएगी ना, पहले लोग खाएंगे, पहले घास होगी, कोई बात नहीं, पेड़ पौधे होंगे, फिर घास और पेड़ पौधे कौन खाएगा? जीव जंतु खाएंगे, चिट्टा खाएगा, शेर, हाथी खाएगा, बकरी खाएगी, भेड़ खाएगी, ठीक है, बंदर खाएगा। फिर उसके बाद उसको मरने के बाद कौन खाएगा? तो अपघटक खाएंगे। चलिए, भारतीय गैंडे कहां स्थित हैं? कार्बेट नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क या गिर नेशनल पार्क। देखिए, गिर में तो शेर होते हैं। और आपको पता होगा गैंडे कहां स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां है? असम में है। और भारतीय गैंडे या गैंडे कहां स्थित है? तो गैंडे स्थित है कहां जानते हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क में। आप सबको पता होगा कहां स्थित है? काजीरंगा नेशनल पार्क। और यह एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है।
कौन से? एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए साथियों, बहुत ही रोमांचक तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। वर्षा जल संग्रहण क्या है? प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, पानी का वितरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना होगा कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। बताइए, वर्षा जल संग्रहण क्या है? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा भैया, सोच समझ कर जवाब दीजिएगा कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। देखिए, वर्षा जल का जमाव और भंडारण, वर्षा जल का जमाव और भंडारण को क्या बोलते हैं? वर्षा जल संग्रहण बोलते हैं। वर्षा जल के जमाव और भंडारण को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। वर्षा जल के जमाव और भंडारण को वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है। ठीक है, चलिए आइए अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? जैसे मान लीजिए लोकसभा शुरू हो गई 11 बजे, तो उसके जो पहला घंटा होगा उसको किस नाम से जाना जाता है? सार्वजनिक काल, विशेषाधिकार काल, शून्य काल, या प्रश्न काल? जल्दी से बताइए कि लोकसभा की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? इतना तो अब पता होना ही चाहिए ना। इसमें भैया कि प्रश्न पूछे जाते हैं, जो लोकसभा सदस्य होते हैं ना वह मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, वो मैं आपको अलग अलग तरीके से बताऊंगा जब पॉलिटिकल साइंस पॉलिटी पढ़ेंगे तब। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम 1 घंटे को क्या कहते हैं? प्रश्नकाल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया लिखो, ये तो आपको पता होना चाहिए, एकदम हलवा जैसा क्वेश्चन पूछा है, एकदम हलवा जैसा। क्या पूछ लिया कि लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? यार लोकसभा के चुनाव के लिए सूचना कौन जारी करेगा? निर्वाचन आयोग ही तो जारी करेगा ना। क्या है कि भारत का निर्वाचन आयोग, भारत का राष्ट्रपति, गृह मंत्रालय या लोकसभा का सचिवालय। तो निर्वाचन आयोग ही जारी करेगा, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो। निर्वाचन आयोग ही तो जारी करेगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। लोकसभा के चुनाव के लिए जो अधिसूचना जारी की जाती है, सूचना वह कौन जारी करता है? वह जारी करता है निर्वाचन आयोग। चलिए देखिए ये क्या कर रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से, शहरी स्थानीय स्वशासन से, राष्ट्रपति की शक्तियों से, संसद की शक्तियों से। देखिए साथियों, स्थानीय स्वशासन यानी पंचायत व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 1993 में 1993 में 2 संविधान संशोधन हुए थे। कौन से? 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन जो था वह ग्रामीण स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामीण पंचायत के लिए था, और यह शहरी स्थानीय स्वशासन के लिए था। ठीक है, जो आपके शहर में होते हैं ना सभासद, पार्षद, मेयर, ये सब, तो क्या है? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। किससे संबंधित है? शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, यह आपको पता होना चाहिए। शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में पंचायती राज्य व्यवस्था संबंधी प्रावधान किया गया है? 9वां भाग, 6वां भाग, 3रा भाग या 4था भाग? देखिए आपको पता होना चाहिए कि मूल संविधान में 9A में यह जोड़ा गया है।
क्या? पंचायती राज्य व्यवस्था को। तो आप सबको पता होना चाहिए कि पंचायती राज्य व्यवस्था को किसमें जोड़ा गया? भाग 9 में। और अगर यही अनुसूची पूछ लेता, भाग पूछा है साथियों, अगर अनुसूची पूछ लेता तो कौन से अनुसूची में जोड़ा गया है? 11वें अनुसूची में जोड़ा गया है। 9वें भाग 11वें अनुसूची में जोड़ा गया है। किसको? पंचायती राज व्यवस्था को। पंचायती राज व्यवस्था को 9वें अनुसूची में, 11वें अनुसूची या 9वें भाग में जोड़ा गया है। चलिए, आपको बताना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहुति की जाती है? यह बता रहा है कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहुति की जाती है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। मतलब राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? देखिए, बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो आहुति का मतलब बुलाना होता है। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहुति कौन करता है? तो आहुति करने का काम राष्ट्रपति का है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? दोनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? अगर पूछा होता तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भैया ये क्वेश्चन था 2018 का कि इनमें से वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा के बारे में पूछा है और आपको बताना होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा इनमें से कौन है। तो जल्दी से बताइए भैया, इनमें से राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? जल्दी से आपको इसका जवाब देना होगा। तो कौन? रेखा शर्मा। चलिए आइए, हो गया आपका बहुत ही शानदार, धमाकेदार, जबरदस्त 30 क्वेश्चन। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और आपका आखिरी प्रीवियस ईयर 2019 के पेपर का सेट होगा। यानी जो प्रीवियस ईयर के पेपर का सेट होगा वह होगा 2019 के पेपर का सेट। ये थोड़ा बहुत ही इसमें टिपिकल क्वेश्चन नहीं थे, बहुत हल्के फुल्के क्वेश्चन थे, इसलिए थोड़ा इसको जल्दीबाजी में करना पड़ गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो साथियों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को जागृत करिए। और पुनः आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि स्टडी 91 आपके लिए बहुत ही अच्छा और सुनहरा मौका दे रहा है। स्टडी 91 से जुड़ने के लिए, आप अपने टेट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए आप लोग स्टडी 91 से जुड़े और आपको सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोवाइड कराई जाएंगी। अगर जिन विद्यार्थियों ने अभी तक स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो जा करके स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां से आपको सारी चीजें, टेस्ट पेपर देख सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और सारा इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।